अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम जिलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। हम अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए हमेशा की तरह किसी नए मेहमान से आपका तारुफ कराते हैं, नए मेहमान से आपको मिलाते हैं, मुख्तलिफ़ मकामात की आपको सैर कराते हैं, सियासी समाजी मसाइल को उजागर करते हैं ताकि उन मसाइल को हल किया जा सके। आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं मलिक गुलाम मुस्तफ़ा देहपाल साहब। हम मज़ीद उनसे जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि वो सियासी हवाले से क्या कहते हैं और बलूचिस्तान चूँकि एक कबायली सूबा भी है उसके हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मलिक साहब आपकी? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? शुक्र है, तबीयत ठीक है आपकी? और खैरियत दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने देखने वालों को और हमारे चैनल के नाजरीन को अपना तारुफ कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा देहपाल है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। पहले भी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबाई राब्ता सेक्रेटरी रह चुका हूँ। उसके बाद मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाटर सप्लाई का भी सदर रह चुका हूँ कोयटा का। बड़े अरसे से हम लोग भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं पाकिस्तान लेवल पे। कोई हम कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है कि आवाम के मसले हल करने के लिए एक ही पार्टी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। दूसरी पार्टियां तो हैं छोटी छोटी अपने इलाके में, मगर जो वाहिद पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। भुट्टो के दौर से मोहतरमा बेनज़ीर के दौर से जद्दोजहद करते हुए हज़ारों कारकुनों ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और वही वाहिद पार्टी है जिसमें अपने तमाम लीडरों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। इसके अलावा जितने भी कारकुन थे उन लोगों ने भी अपनी जान का नजराना पेश करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिश है कि हम अपने बलूचिस्तान के हवाले से कि बलूचिस्तान में हमारे पसमानदा इलाका है, बड़े अरसे से लोगों की जद्दोजहद रही है मगर नज़रअंदाज किया जा रहा है बलूचिस्तान को। हमारा कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत से कामयाब हो जाए। मसले हैं हमारे बलूचिस्तान के, जैसे बोलान के मसले हैं। कई सालों से कई वक्तों से हमारी आवाम ट्रांसपोर्टर भाई भी परेशान रहते हैं। आज तक एक पिंजरा पुल है वो भी नहीं बना सकते हैं कि हर वक्त आने जाने वाले मुसाफिरों को बहुत तंगी होती है कि इसके हवाले से। और हम सरियाब के हवाले से कहेंगे कि सरियाब हमारा अपना ही घर है। जैसे अपने घर को खुशहाल बनाने के लिए हर कोई जद्दोजहद करता है, उसमें दरख्त लगाता है, पौधे लगाता है, बड़ी बड़ी दीवारें लगाता है। कोयटा का एक बहुत बड़ा पसमानदा इलाका है। और सरियाब के इलाके का आप विज़िट करके देखें और पश्तून आबाद के आप की तरफ विज़िट करके देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ जाएगा। वहाँ की रोडों को देखें, यहाँ के रोडों को देखें कि बेचारे अवाम कई सालों से परेशान है कि रोड अभी तक सरियाब के दर पर दर वही धूड़ वही मिट्टी कि इंसान को वाजिब हो जाता है 2 वक़्त का गुस्ल करने का। पहले सुबह सवेरे गुस्ल करो, बाज़ार की तरफ जाओ, वहाँ से आओ, फिर शाम को फिर वहाँ गुस्ल करो। एक तो पानी की किल्लत, आज तक वाटर सप्लाई हमारे सरियाब में पूरे सरियाब से निकल के जा रहा है, फिर भी हमें वाटर सप्लाई का पानी नहीं मिल रहा है। कि हम हालात की वजह से देखें, कहाँ भी आज सरियाब में देखें एक ट्यूबवेल तक नहीं है। अगर देखें तो ट्यूबवेल है तो चंद घरों के लिए है। बेचारे नौजवानों के इतने बड़े मसाइल हैं, आज तक एक ही शावानी स्टेडियम है, उसके अलावा कोई स्टेडियम ही नहीं है यहाँ पे। तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला स्पोर्ट्स को हम रुझा करेंगे। बच्चों का मुस्तकबिल सोचें तो स्पोर्ट्स की तरफ उनको रुजू करें, क्रिकेट की तरफ रुजू करें, फुटबॉल की तरफ उनको रुजू करें। फुटबॉल का ग्राउंड बनाया जाए, 2 ग्राउंड, एक फुटबॉल का एक क्रिकेट का है, दूसरा ग्राउंड है नहीं, तो इनकी तरफ उनको रुजू करें और स्पोर्ट में मेहनत करें उनके साथ, क्योंकि नौजवानों का संभालना है। फिर हमारे नौजवान इतने बेरोज़गार हो गए हैं कि आज तक उनको वो डिप्टियाँ नहीं मिल रही हैं। अच्छा, ये सरियाब रोड की तोसी का काम इसको तकरीबन कुछ 4 साल होने को हैं, लेकिन ये मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग मुश्किलात का शिकार हैं, अक्सर ट्रैफिक जाम रहती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी हमारे सियासतदान गुजर चुके हैं या ऑफिसर हैं, हर कोई अपने जेब की तरफ देखता है। वो खुर्द बुर्द के पीछे लगे रहते हैं कि कुछ हमें मिल जाए। इस वजह से एक रोड वो लोग तोड़ते थे तो दूसरा रोड मुकम्मल करके फिर दूसरे का काम स्टार्ट कर देते, फिर भी से
तमाम सरियाब के लिए जितने भी रोड हैं सारों को तोड़ दिया कि आवाम की मुसीबतों को ज़्यादा तकलीफ़ देने के उनको पता नहीं शौक़ है कि पता नहीं क्या है। पहले तक वो सरियाब का रोड है, वही आवाम है, वही दरपदरी है। अच्छा, उसके अलावा नौजवान आजकल जो है आप देख रहे हैं कि डिग्रियां हाथों में लिए बेरोज़गार फिर रहे हैं। सर मैं तो इस वजह से हैरान हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंटें आ रही हैं वो अभी भी जो गवर्नमेंट चली गई पता तकरीबन हर महकमे में 10-10, 15-15 हज़ार डिप्टियाँ आ गई थी। को वज़ीर आला की नाअहली समझें या उसकी बेअक्ली समझें हम, इतनी डिप्टी होने की वजह से उसने आज तक एक बंदे का भी आर्डर नहीं करके चला गया। पता नहीं उसके ऊपर भी फरिश्तों के जो ऊपर के हैं उनका हाथ था कि बलूचिस्तान को पसमानदा रखो, तो अभी तक वो बच्चे बेचारे घूम रहे हैं। अगर वो कुछ इन गवर्नमेंट में उनके काम हो जाता तो अगली गवर्नमेंट के लिए भी आसानी कुछ बनती, कुछ वो डिप्टियाँ देती तो नौजवानों का कुछ मसला हल हो जाता था। अच्छा, उसके अलावा ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सूबे में धड़ाधड़ लोग पीपल्स पार्टी में ऐलान करते आ रहे हैं। आखिर ये क्या वजह है? आप क्या देख रहे हैं कि हर दूसरा आदमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए सोच रहा है? माशाल्लाह, आप भी खुद बलूचिस्तान के जो भी अवाम हैं वो आजकल वो उनको शऊर आ गया है। पहले तो हर कोई सरदार के पीछे होता था या वडेरे के पीछे होता था, वो अभी इंशाल्लाह ताला तालीम याफ्ता हो गए नौजवान, सबको पता है कि किस चीज़ का किस पार्टी का मंशूर अच्छा है, हर किसी को दिखाई दे रहा है। कौम परस्तों का भी पार्टी है, बलूचिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, दूसरी पार्टियां भी हैं। वो लोग इसलिए रुजू हो रहे हैं कि उम्मीदें उनकी एक ही पार्टी पे है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी आई, हमारे हाजी अली मदद जतक साहब जो MP थे, वज़ीर थे, उनके दौर में जितनी भी पोस्टें आई हम गरीबों को बिठाकर उनके नाम लिखकर उनके पर्चियों पे फिर उनको पर्चियाँ एक एक बंदे को बोलते थे निकालो, जिनका किस्मत है उनको डिप्टियाँ मिल जाएगी। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने होता था, कोई दोस्त नाराज़ नहीं होता था इस वजह से क्योंकि उनके सामने उनको डिप्टियाँ बांट रहे थे। तो इंशाल्लाह ताला अभी भी होएगा तो ऐसे ही होएगा नसीब होगा। इसके अलावा जो है ये देखा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह आपने कहा कि भुट्टो साहब और बेनज़ीर साहिबा, लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि जो पुराने नज़रियाती कारकुन या जियाले थे उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और जो नए आने वाले लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जिस दोस्त को भी पार्टी से इख्तलाफ हो वो अपने कायद से पूछे कि भाई आपने कौन सी वजह से मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो। जब तक कायद की तरफ आप नहीं जाएंगे, जैसे इंसान कायद की तरफ नहीं जाएगा तो कायद को क्या पता है कि मेरे पुराने दोस्तों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कम से कम आप कायद तक, आजकल तो नेट है, मोबाइल है, कायद का नंबर है, आप उसको मैसेज करें, एक बार मैसेज करें, दूसरी बार मैसेज करें, आप अपने कायद पर भरोसा करें, अपने कायद पर कायम और दायम रहें। तो जब तक आप कायद के ऊपर भरोसा नहीं करें उसकी बात पर उसकी तरफ मैसेज भेजें कि कायद को भी पता चलना चाहिए कि जैसे दोस्त कहते हैं कि भाई मुझे नज़रअंदाज किया गया, हर दोस्त गिला, बहुत दोस्तों ने मुझे भी कहा कि मैंने उनको कहा यार देखो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है। वो पहले तो मोहतरमा के दौर पे लेटर भेजते थे मोहतरमा की तरफ, हम अपने दोस्त को जो भी दास्तान होता था उसको लिख कर देते थे, फिर वहाँ से जवाब आता था। आजकल लेटर का वक्त चला गया, आजकल मोबाइल है, नेट है, तमाम दोस्तों के साथ हर कायद पार्टी का जितने भी कायद हैं उनके नंबर अब दोस्तों के साथ हैं, फील्ड किए हुए हैं। आप वहाँ मैसेज भेजें, आपको वहाँ से जवाब आ जाएगा। आप अपने दोस्तों पे भरोसा रखें, इंशाअल्लाह ताला जो भी कायद होएगा वो अपने कारकुनों को लेकर चलेगा। जब तक कायद अपने कारकुनों को लेकर नहीं चलेगा तो कायद का कहलाने का क्या फ़ायदा। अच्छा, उसके अलावा जो है आप आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे देखते हैं कि आया जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सकेगा? इंशाअल्लाह जो उसने बुनियाद रखा है, जो कारकुनों को इज़्ज़त दे रहा है, अपने उहदेदारों को इज़्ज़त दे रहा है, उनसे मिल रहा है, इंशाअल्लाह ताला वो आगे चलकर वज़ीर आज़म बन सकेगा। अच्छा, आप इमरान खान को कहाँ पर देखते हैं? इमरान खान का लाने वाले भी आपको पता है,
جن لوگوں نے لایا وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، وہ جن لوگوں نے اس کو پھینک دیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو چور گلی کے چور راستوں سے آنا چاہے گا وہ اس کا حال وہی ہوئے گا، بکھڑا رہے گا، نہ یہاں کا نہ وہاں کا. صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پی ڈی ایم کی عمران خان کے بعد پی ڈی ایم کی جو حکومت آئی اس میں مہنگائی مزید بڑھ گئی، اور مہنگائی آپ دیکھتے ہیں کہ چینی کی صورتحال دیکھیں آپ، پٹرول دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، یہ آخر کیسے کم ہوگی؟ حالات ایسے ہو گئے کہ خالی پاکستان میں مہنگائی نہیں ہوئی، تمام دنیا میں مہنگائی ہو گئی. اس کی وجہ سے باہر کے ملکوں میں آپ دیکھ لیں، آج کل نیٹ ہے، ہر چیز ہے، ہر ملک میں سب میں یہ بحران آ گیا. بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے اور آئے روز یہاں پر کئی قبائل آپس میں کشت و خون رہتے ہیں، کئی لوگ مارے گئے ہیں، اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ بلوچستان کے عوام کو اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ آئے دن کی لڑائیوں سے کس طرح نجات حاصل کرنی چاہیے؟ مسئلے ایسے ہیں کہ ان کو بیٹھ کر سرداروں اور نوابوں کے کام ہیں کہ ان کو حل کرنے چاہیے. جو بھی ایک سربراہ بنے سارے اس کے پیچھے لگیں اور اسی کو حل کریں، کیونکہ بلوچستان ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. کوئی باہر سے فرشتہ نہیں آئے گا بلوچستان کا مسئلہ حل کر دیں، میں اور آپ کریں گے. تو جو بھی ہمارے دوست ہیں ان کو بیٹھ کر اس مسئلے کو غور کریں اور اسی نفرت کو ختم کرنے. اچھا، یہ جو خصوصاً اگر دیکھا جائے کوئٹہ کراچی شاہراہ ہے، جس طرح کوئٹہ سبی سکھر شاہراہ ہے، اس طرف جو ہے یہ فورٹ منرو ہے اور لوڑلائی کا جو راستہ ہے، یہ تمام سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. جبکہ دوسری جانب جو ہے سی پیک ہے، سیندک ہے، پتہ نہیں کس کس قسم کی جو وہ بلائیں ہیں ہماری گردن میں پڑی ہوئی ہیں، نام بلوچستان کا ہے، لیکن یہاں پر روزانہ بقایا معاملات تو چھوڑیں، یہ ایکسیڈنٹ میں اتنے لوگ مر رہے ہیں کہ گنتی میں نہیں آتے. یہی مسئلہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ پہ پھر بھی بات آ جائے گی، کیونکہ نااہلوں کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی روڈ ہیں بن رہے ہیں، موٹر وے بن رہے ہیں، ٹول پلازا تو ہم لوگ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، مگر وہی تنگ روڈ، وہی چھوٹی روڈیں، سنگل روڈ بنے ہوئے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک بہت بڑا لوگوں کے ساتھ ٹرانسپورٹ کا ذریعہ بن گیا ہے اور کوئی ہے نہیں. تو اس کی وجہ سے کہ روڈوں کی جو چوڑائی ہے وہ بہت چھوٹی ہے، اس وجہ سے عوام بہت مشکل میں ہے. ٹرانسپورٹ بھائی ہر دن روتے ہیں، ہر دن پیٹتے ہیں، ان کی کوئی نہیں سنتا. ہم لوگ اپنے سیاستدانوں سے یہ بات کریں گے کہ ہمارے ٹرانسپورٹ بھائیوں کو وہی عزت دی جائے، کیونکہ وہ اسی گورنمنٹ کو چلانے والے یہی ہیں. آپ ایک ٹول پلازے پہ کھڑا ہو جائیں کہ 100 روپے سے 50 روپے تک ڈیلی ہر ٹول پلازے پہ کتنی گاڑیاں گزرتی ہیں کہ اربوں کا حساب ہو جاتا ہے، مگر وہی ٹیکس تو جمع ہو رہا ہے گورنمنٹ کے لیے، مگر ان روڈوں کے اوپر خرچ نہیں ہو رہا ہے. یعنی آپ کا مطلب ہے یہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے؟ جی ہاں. اچھا، یہ کرپشن جس میں حکومت ملوث ہے؟ جی ہاں، اس میں حکومت تو لازم ملوث. اچھا، تو اس کے علاوہ جو ہے یہ جو سی پیک کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، یہ سی پیک آخر بلوچستان میں کہیں پر آپ کو سی پیک نظر آتا ہے؟ نہیں، نظر تو نہیں آ رہا ہے. یہ پنجاب کی طرف چلا جا رہا ہے، کراچی سے روانہ ہو رہا ہے پنجاب کی طرف. وہ جو بلوچستان جو اس کا مادر وطن گھر ہے، جہاں سے سی پیک کی ضرورت ہے، وہاں سے سی پیک کا روڈ اگر بن رہا ہے تو وہ سنگل بن رہا ہے، کہ موٹر وے بن رہا ہے وہ بھی سنگل بن رہا ہے. آپ سندھ میں جائیں یا پنجاب میں جائیں، وہاں کا موٹر وے دیکھیں اور یہاں کا موٹر وے دیکھیں، آپ کو خود زمین اور آسمان کا فرق نظر آ جائے گا. مہربانی، آپ نے بہت اچھی باتیں کی. آپ ہمارے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ کوشش کریں، وہی جیے بھٹو ہے وہی جیے بھٹو رہے گا، ہم بھی اسی کے ساتھ رہیں گے. اور اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا، یا خدایا پارٹی کو بحال کریں، اپنے تنازعوں کو چھوڑیں. جو اپنے تنازعوں کو پکڑتے ہیں پھر ایک طرف ہو کے رہ جاتے ہیں. مہربانی، بہت مہربانی، آپ نے ٹائم دیا ہمیں. ناظرین، آپ نے سنا، یہ تھے ملک غلام مصطفیٰ دہپال صاحب، جن کی باتیں آپ نے سنی. آئندہ ہم کسی اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب اجازت دیجیے گا اپنے غلام جیلانی شاد کو. السلام علیکم.